इस वृद्ध दंपति का यह पांचवा नौकर सत्यवीर भी काम छोड़कर चला गया। अब वे फिर से असहाय हो गए। नौकर के चले जाने से घर का सन्नाटा और भी बढ़ गया। नौकर था तो वह इस सन्नाटे को अपनी मौजूदगी से भंग करता रहता था। काम करते करते कोई गाना गुनगुनाता रहता था, मुंह से सीटी बजाता रहता था। काम से फारिग हो जाने पर टीवी देखता रहता था। बाहर गैलरी में खड़े होकर सड़क का नज़ारा देखने लगता था। उसकी उपस्थिति का एहसास इस वृद्ध दंपति को होता रहता था। उनके जीवन की एक रास्ता इस कारण ही भंग होती थी, इसलिए वे आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखते रहते थे। दोनों जब तक नौकर से बतियाने का प्रयास भी करते रहते थे। दोनों ऊंचा सुनते थे, लिहाजा आपस में बातचीत कम ही कर पाते थे। संकेतों से ही काम चलाते थे, इसी कारण आधी अधूरी बातें ही हो पाती थीं। जब कभी वे आधी अधूरी बात सुनकर कुछ का कुछ जवाब दे देते थे तो नौकर की मुस्कुराहट या हंसी फूट पड़ती थी। तब वे समझ जाते थे कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है। उन्हें अपनी गलती पर हंसी आती थी। इस तरह घर के भीतर का सन्नाटा कुछ क्षणों के लिए भंग हो जाता था, मगर अब नौकर के चले जाने से ये क्षण भर भी दुर्लभ हो गए। बाहर का सन्नाटा बोझिल हो गया। अपनी असहाय स्थिति पर वे दुखी होने लगे। इस दुख ने भीतर के सन्नाटे को और भी बढ़ा दिया। इस नौकर ने काम छोड़ने के जो कारण बताए, उससे इनकी व्यथा और भी बढ़ गई। उन्हें अफसोस हुआ कि सत्यवीर के लिए इस घर का वातावरण इतना असहनीय हो गया है कि वह 17 दिन में ही चला गया। वृद्ध दंपति को अफसोस के साथ साथ आश्चर्य भी हुआ कि मानबाई तो इस माहौल में 7-8 साल तक बनी रही। उसने तो कभी कोई शिकायत नहीं की। वह तो इस माहौल का एक तरह से अंग बन गई थी। इस छोकरे सत्यवीर का ही यहाँ दम घुटने लगा। सत्यवीर से पहले आए 4 नौकरों ने भी इस घर के माहौल की कभी कोई शिकायत नहीं की। वे अन्य कारणों से काम छोड़कर चले गए। मानबाई के निधन के बाद उन्हें सबसे पहले आई छोकरी को चोर होने के कारण हटाना पड़ा था। उसके बाद आई पार्वती बाई को दूसरी जगह ज़्यादा पैसे में काम मिल गया था, इसलिए उसने क्षमा याचना करते हुए यहाँ का काम त्यागा था। पार्वती बाई के बाद आई हेमा कामचोर और लापरवाह निकली थी। बार बार की टोका टाकी से लज्जित होकर वह चली गई थी। इसके बाद आया वह भील युवक जो यहाँ आकर खुश हुआ था। उसे यह घर बहुत अच्छा लगा था। पक्का मकान, गद्देदार बिस्तर, अच्छी चाय, अच्छा भोजन आदि पाकर वह अपनी नियति को सराहता रहता था। उसने वृद्ध दंपति की अपने माता पिता की तरह बड़े मन से सेवा की थी। पुलिस में चयन हो जाने की सूचना उसे यदि नहीं मिलती तो वह घर छोड़कर कभी नहीं जाता। वह विवशता में गया था। उसके बाद आया यह सत्यवीर, यहाँ आकर दुखी लाल बन गया। 17 दिन बाद एक दिन भी यहाँ गुजारना उसे असहनीय लगा। 14-15 साल का किशोर होते हुए भी वह छोटे बच्चों की तरह रोने लगा था। रो रो कर बस यही विनती कर रहा था कि उसे अपने घर जाने दिया जाए। दंपति हैरान हुए थे कि इसे एकाएक यह क्या हो गया, यह रस्सी तुड़ाने जैसा आचरण क्यों करने लगा। इसलिए उन्होंने पूछा था, बात क्या है, रो क्यों रहा है। इसके उत्तर में सत्यवीर बस यही कहता रहा था, मुझे जाने दीजिए मालिक, मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। तब प्रश्न हुआ था, क्यों नहीं रहा जाएगा, यहाँ क्या तकलीफ़ है। सत्यवीर ने हाथ जोड़कर कहा था, कोई तकलीफ़ नहीं है मालिक, यहाँ हर बात की सुविधा है, सुख है। जो सुख मैंने अभी तक भोगा नहीं था वह यहाँ मिला मुझे। अच्छा खाना पीना, पहनना, सब कुछ एक नंबर। चमचम चमकता मकान, गद्देदार पलंग और सोफ़े, टेलीफोन, टीवी, फुहारे से नहाने का मज़ा। ऐसा सुख जो मेरी 7 पीढ़ियों ने भी नहीं भोगा, वह मैंने भोगा। तकलीफ़ का नाम नहीं मालिक। तो फिर तुझसे यहाँ रहा क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ से भाग क्यों रहा है। मन नहीं लगता यहाँ। क्यों नहीं लगता है, घर की याद सताती है। मैं अपने परिवार से कभी इतनी दूर रहा नहीं, इसलिए। मन को मार सत्यवीर, वृद्ध दंपति ने समझाने की पूरी कोशिश की थी। यह मेरे बस की बात नहीं है मालिक। तो फिर किसके बस की है। इस प्रश्न का उत्तर सत्यवीर ने ना दे पाया था। वह एकटक उन्हें देखता रहा था। जब इस बारे में उसे और कुरेदा गया तो वह फिर से रोने लगा था। रोते रोते ही विनती करने लगा था, आप तो मुझे बस जाने दीजिए।
अपने मन की बात मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। वृद्ध दंपति ने इस जिरह से तंग आकर कह दिया था, तो जा, तुझे हमने बांध कर थोड़ी ही रखा है। सत्यवीर ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा था, मैं जाऊं? आपकी इजाज़त है क्या मालिक? हाँ सत्यवीर, हाँ। हम तुझे यहाँ रहने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकते। सत्यवीर का चेहरा खिल उठा। वह अपना सामान समेटने लगा था। इस बीच वृद्ध दंपति ने उसका हिसाब कर दिया था। वह अपना झोला लेकर उनके पास आया तो उन्होंने हिसाब की रकम उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा था, ले। सत्यवीर ने यह रकम अपनी जेब में रखकर अपना झोला दंपति के सामने फैलाते हुए कहा था, देख लीजिए। मगर वृद्ध दंपति ने इनकार में हाथ हिला दिए थे। सत्यवीर ने दोनों के चरण स्पर्श कर भरे स्वर में कहा था, मुझे माफ़ कर देना मालिक, आप लोगों को यूँ छोड़कर जाते हुए मुझे दुख हो रहा है, पर करूँ भी क्या। इतना कहकर वह फर्श पर बैठते हुए हाथ जोड़कर बोला था, एक विनती और है। क्या? बोलो। बड़े साहब से मेरी शिकायत मत करिएगा, वरना मेरे माँ बाप की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इतनी दया हम पर करना। बड़े साहब से सत्यवीर का आशय वृद्ध के भाई फॉरेस्ट रेंजर से था। वही अपने विश्वसनीय नौकर भिजवाता रहता था। उसी ने ही सत्यवीर को भी नर्सरी में परख कर भिजवाया था। वह अपने परिवार के साथ वही काम कर रहा था। वृद्ध दंपति से कोई आश्वासन न मिलने पर वह फिर गिड़गिड़ाया था, बड़े साहब से डर के कारण ही इतने दिन मैंने यहाँ काटे हैं, वरना मैं 2-4 दिन पहले ही चल देता। मेरा मन तो तभी से उखड़ गया था। मन क्यों उखड़ गया था? तब सत्यवीर आलती पालती मारकर इत्मीनान से बैठते हुए बोला था, मन उखड़ने का खास कारण था यहाँ का सन्नाटा, घर के भीतर का सन्नाटा। यह सन्नाटा मेरे लिए अनोखा था, क्योंकि मैं भरे पूरे परिवार का हूँ। मेरे घर में हमेशा हाट बाजार की तरह शोर गूंज मचा रहता है, मगर यहाँ तो मरघट जैसे सन्नाटे से मेरा वास्ता पड़ा। हमेशा सन्नाटा, किसी से बातें करने तक की सुविधा नहीं। आप दोनों बहरे, इस कारण आपसे भी बात नहीं कर पाता था। अभी की तरह जोर जोर से बोलकर काम लायक बातें ही हो पाती थी, इसलिए मेरा दम जैसे घुटने लगता था। मैं बातूनी प्रवृत्ति का हूँ, मगर यहाँ मुझे जैसे मौन व्रत साधना पड़ा, इसलिए यह सन्नाटा मुझे जैसे डसने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं किसी पिंजरे में बंद कर दिया गया हूँ, इसलिए मेरा मन यहाँ लगा नहीं। मेरा घर मुझे चुंबक की तरह खींचने लगा। आप दोनों को जब तब इस छोटी गैलरी में बैठकर सामने सड़क की ओर ताकते देखकर मुझे पिंजरे के पंछी याद आने लगे। इस पिंजरे से बाहर जाने को मैं छटपटाने लगा। मेरा मन बेचैन हो गया, इसलिए आपसे यह विनती करनी पड़ी। मेरे मन की दशा बड़े साहब को समझा देना। मैं बड़े भारी मन से जा रहा हूँ। छोटे मुंह बड़ी बात सुनकर वृद्ध दंपति चकित थे। उन्हें आश्चर्य हुआ था कि साधारण दुबले पतले इस किशोर की मूछें अभी उगी ही रही हैं, मगर इसने उनकी व्यथा मात्र 17 दिन में ही समझ लिया। गैलरी में बैठकर हसरत भरी निगाहों से सामने सड़क पर बहते जीवन के प्रवाह को निहारने के उनके दर्द को भी वह छोकरा समझ गया। इसलिए उनका मन हुआ था कि इस समझदार लड़के से कहें कि तूने पिंजरे की पंछी वाली जो बात कही वह बिल्कुल सही है। हम सच में पिंजरे के पंछी जैसे ही हो गए हैं। शारीरिक अक्षमता ने हमें इस स्थिति में ला दिया। शारीरिक अक्षमता से पहले हम भी जीवन के प्रवाह के अंग थे, अब दर्शक भर हो गए। शारीरिक अक्षमता ने हमें गैलरी में बिठाकर जीवन के प्रवाह को हसरत भरी नज़रों से देखते रहने के लिए विवश कर दिया। सामने सड़क पर जीवन को अटकेलियां करते, मस्ती से झूमते, फुदकते एवं इसी तरह अन्य क्रियाएं करते देख हमारे भीतर हुक सी उठती है, अपनी अक्षमता कचोटती है। हमारी शारीरिक अकर्मण्यता हमारी हथकड़ी बेड़ी बन गई, पिंजरा बन गई। हम चहचाना भूल गए। वृद्ध दंपति का मन हो रहा था कि वे सत्यवीर से कहे कि हाथ पांव होते हुए भी वे हाथ पांव विहीन से हो गए, बल्कि जैसे पराश्रित हो गए। पाजामे का नाड़ा बांधना, कमीज के बटन लगाना खोलना, शीशी का ढक्कन खोलना, पैंट की बेल्ट कसना, अखबार के पन्ने पलटना, शेव करना, नाखून काटना, नहाना, पीठ पर साबुन मलना जैसे साधारण काम भी उनके लिए कठिन हो गए। घूमना फिरना दूभर हो गया। हाथ पांव के कंपन ने उन्हें लाचार कर दिया।
भील युवक ने उनकी लाचारी समझकर उन्हें हर काम में सहायता देना शुरू किया था। वह उनके नाखून काटने लगा था, शेव में सहायता करने लगा था, कपड़े पहनाने लगा था। बिना कहे ही वह उनकी ज़रूरत को समझ लेता था। समझदार युवक था। ऐसी असमर्थता ने जीवन दूभर कर दिया है। वृद्ध के मन में भी हिलोरें उठी थी कि इस सहृदय किशोर को अपनी व्यथा से परिचित कराए। इसे बतलाए कि डायबिटीज़ के मरीज हो जाने से वह गठिया, हार्ट, ब्लड प्रेशर आदि रोगों से ग्रसित हो गई। उसकी चाल बदल गई, टांगें फैलाकर चलने लगी। एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया। फीकी चाय, परहेजी खाना लेना पड़ गया। खाने पीने की शौकीन को इन वर्जनाओं से जीना पड़ रहा है। फिर भी जब तब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ ही जाती है। मौत सिर पर मंडराती सी लगती है। परकटे पंछी जैसी हो गई हैं वह। पिंजरे के पंछी पिंजरे में पंख तो फड़फड़ा लेते हैं, मगर उसमें तो इतनी क्षमता भी नहीं रही। मगर दोनों ने अपने मन का यह गुबार सत्यवीर को नहीं बताया। वे मन की बात मन में ही दबाए रहे। सत्यवीर से तो वह इतना ही कह पाए, हम रेंजर साहब से तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी सिफारिश करेंगे। तुम निश्चिंत होकर जाओ। हम उनसे कहेंगे कि तुम्हें आगे पढ़ाया जाए। सत्यवीर की बाँछें खिल उठी थीं। वह खुशी से झूमता हुआ चल पड़ा था। जाते जाते उसने वृद्ध दंपत्ति के चरण स्पर्श किए थे। बाहर सड़क पर से उसने गैलरी में आकर खड़े हुए दंपत्ति को टाटा किया था। उन्होंने भी टाटा का जवाब हाथ हिलाकर टाटा में दिया था। वे आंखें फाड़ फाड़ कर दूर जाते हुए सत्यवीर को देखते रहे। उन्हें वही प्रसन्नता हुई थी जैसे पिंजरे के पंछी को आज़ाद होकर मुक्त गगन में उड़ने पर होती है। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।